चलिए जी, आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क के थे। क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रेट लिमिटेड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल हैज 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पर वो कहता है द एनुअल ओवरहेड्स, ये अंग्रेजी बड़े ध्यान से पढ़नी होती है कि गिवन इंफॉर्मेशन है क्या। एनुअल ओवरहेड उसने ए बी सी के दे दिए और ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट के भी उसने दे दिए। नीचे उसने परसेंटेज भी दे दी और यहां पर अगर आप देखें जो एक्स डिपार्टमेंट है वो वाई को सर्विस भी दे रहा है और जो वाई डिपार्टमेंट है वो एक्स को भी सर्विस दे रहा है। इसका मतलब है यहां पर या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा या साइमल्टेनियसली इक्वेशन लगेगा। तो यहां पर उसने कहा जी यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और यूजिंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। जो रिपीटेड मेथड है उसमें तो कोई टेक्निकल चीज ही नहीं है, बस ये देखना होता है कि कहां तक हम जाएंगे। ठीक है, इसमें एक मैं होता है तरीकाकार कि हमने एक्स और वाई किस तरह से डील करना है। तो मैं लिख देता हूं कि हम लेट एक्स करेंगे, ये लिखेंगे प्रॉपर, टोटल ओवरहेड ऑफ एक्स, सॉरी उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, सर डिपार्टमेंट का नाम ही एक्स है, और y इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ y। फिर x किसके बराबर रखेंगे, x के ओवरहेड है 16,500। सिर्फ यही नहीं है, उसने y का हिस्सा भी लिया हुआ, उसको देखना है कि कैसे लिखना। देखिए हमारे पास 10% भी है 20% भी है, यहां पर सबसे ज्यादा गलती के चांस होते हैं। तो आपने देखना किस तरह से है, हमने देखना है कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ, जैसे अगर मैं ये बात करूं ना y की, y a को कितने परसेंट दे रहा है 40, b को कितना दे रहा है, c को भी और x को भी। इसका मतलब है x y का 20% हिस्सा ले रहा है, x y का 20% ले रहा है। हालांकि ये 10% भी कुछ यहां पर x है ऊपर y है, पता नहीं चलता। याद रखें अगर आपने वहां कॉन्फिडेंस के साथ जाना है ना, तो कभी ऊपर एक्स वाई गिवन होगा, नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन होंगे, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऊपर गिवन होंगे, सर्विस डिपार्टमेंट नीचे गिवन होंगे। तो आपने तरीका का देखना है कि जैसे यहां पर आपको एक्स चाहिए, एक्स से 16,500 है और ये कुछ वाई का हिस्सा भी इस्तेमाल, तो आप देखें वाई किस किस को कितना परसेंट दे रहा है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक्स को कितना हिस्सा मिल रहा है 20%, 0.20, हालांकि ऊपर x लिखा हुआ है। इसका मतलब है x 20% ले रहा है y का हिस्सा। तो बाकी डिपार्टमेंट के साथ चेक करके करोगे तो गलती का चांस कम। अब जब y लिखेंगे, y 10,600 तो उसका अपना हिस्सा है, प्लस क्या देखा x 20% a को, 40% b को, 30% c को और 10% y। इसका मतलब है y को जो x का हिस्सा मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, तो 0.10x। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो इस दोनों इक्वेशन को फिर आगे वही तरीका है जो आपने सीख लिया है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते होते, सारे सवाल करके फिर जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल सवाल है। अच्छा, ये सवाल जब पेपर में आया, ये भी पेपर का ही सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट ही पढ़ते होते हैं, कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड रेट। चलो जी, रेट की बात होगी फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और फाइंड भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का करना है, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहले तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमने सारे एलोकेट कर दिए, फिर उसके बाद जो हमारे पास ए और बी के ओवरहेड आ रहे होंगे उनको ए के मशीन आवर्स पे डिवाइड कर देंगे और बी के मशीन आवर्स। इसमें कोई टेक्निकल बात थी। देखिए आई कैप सवाल हर वक्त एक नई चीज दिया करेगा, वो चीज मुश्किल नहीं हुआ करेगी, बट कुछ परेशान जरूर करती है एक दफा। जैसे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। पहले तो कुछ लोगों ने सोचा डायरेक्ट लिखा हुआ शायद ये ओवरहेड ही नहीं है। ओ भाई, ये ओवरहेड ही है, इनडायरेक्ट ओवरहेड तो हम लेते ही नहीं है।
डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ओवरहेड में नहीं आते, बाकी सारा कुछ ओवरहेड में आता है। ओवरहेड में तीन चीजें नहीं आती कभी जिंदगी में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सारे ही ओवरहेड होते हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, फैक्ट्री ओवरहेड हो। हाँ, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी नहीं आते क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड का काम कर रहे होते हैं। अब उसने दे दिया 105, 85, 300 और 200 टोटल भी दे दिए। फिर कहता है मशीन आवर्स। ये पता है मशीन आवर्स क्यों बताए हुए हैं? ओवरहेड रेट फाइंड करने के लिए। एरिया, एरिया भी बता दिया, फिर एलोकेशन भी बता दी, और एलोकेशन में भी देखें कि दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे। इन एडिशन टू डायरेक्ट ओवरहेड देयर आर कॉमन ओवरहेड। पहले थे एलोकेटेड ओवरहेड, सबके अपने अपने बताए हुए। अब आ गए कॉमन ओवरहेड। अब कॉमन ओवरहेड को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। कॉमन ओवरहेड दोनों के विच अमाउंटेड ₹53 मिलियन, और उसने ये बताया ही नहीं कि ये ओवरहेड हैं कौन से। क्या ये ओवरहेड पावर है, रेंट है, इंश्योरेंस है? कुछ नहीं बताया, ना ही कोई बेस बताया। अब यहां पर हमारी कॉमन सेंस करने जा चलेगी कि देखिए क्वेश्चन के अंदर फ्लोर एरिया और मशीन आवर्स के अलावा कुछ नहीं बताया हुआ। अगर तो ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होते तो हम मशीन आवर्स बेस ले लेते। अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों की हैं तो फिर बेस भी हम वो लेंगे जो दोनों की है। अब वो क्या कह रहा है? कॉमन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो इन दोनों की तो बेस गिवन ही पूरे सवाल के अंदर एक है, और वो वाली बेस गिवन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होती है, फ्लोर एरिया। तो फिर हम क्या करेंगे? पहले वाले ओवरहेड एज इट इज लिख लेंगे, और इस 5300 मिलियन को, यानी ऊपर इन थाउजेंड में है या रुपीज में है? ऊपर रुपीज में, पहले 53 मिलियन को पूरा लिखेंगे। अब इसको टोटल फ्लोर एरिया पे डिवाइड करेंगे और हर एक के फ्लोर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका अपना आ जाएगा, इसके अपना, इसका अपना और इसका अपना, दोनों ऐड करके फिर टोटल ओवरहेड आ जाएंगे। फिर करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के साथ डिस्ट्रीब्यूट, वो हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड के, उनको डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स पे, तो हमारा काम हो गया। समझ लग गई? चले, ये सवाल जब पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत सारे स्टूडेंट से एक गलती हो गई थी। ये तो थी ही थी, एक और गलती भी होगी, उन्होंने साइमल्टेनियसली क्वेश्चन से कर। अब क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन, क्योंकि आपके तो नीचे आंसर गिवन होगा, बंदे की आंख उधर चली जाती है, नजर चली जाती है, बंदा देख लेता है कि क्या चल रहा है, फिर बंदा गौर से पढ़ लेता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। सीक्वेंस क्या चलेगा? पहले ओवरहेड फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर नीचे इनका बेस लिखकर आपस में डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिएगा, एक पूरी लिस्ट में ना मंडे के साथ, मंडे को आपको शेयर भी करूंगा और साथ डिस्कस भी करेंगे। सलमान हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। कहता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमारे ओवरहेड नहीं होते। अगर क्वेश्चन के अंदर वो हमसे टोटल कॉस्ट पूछे तो इनको लेना है, अगर ओवरहेड पूछे तो इनको नहीं लेना। डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं लेना। फिर वही बात, अगर टोटल कॉस्ट पूछे तो लेना है, अगर ओवरहेड पूछे तो इनको नहीं लेना। इनडायरेक्ट लेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल लेंगे, और ये है भी एलोकेटेड। रेंट को एरिया के ऊपर, रेंट को एरिया के ऊपर कर देंगे। पावर कॉस्ट को किलोवाट गिवन है उस पे कर देंगे। डेप्रिसिएशन को मशीन आवर्स गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कहां गिवन है? नीचे देख लेते हैं। आपको प्रोडक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन है पूरा मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि इसमें जो जो चीजें हैं वो सीख लेते हैं। प्रोडक्शन यूनिट में इतने यूनिट आपने ए के बनाए, इतने यूनिट आपने डायरेक्ट लेबर, ये देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पर यूनिट 20 घंटे एक यूनिट पे लगते हैं,
और यूनिट हमने बनाए हैं 2250, तो बता सकते टोटल लेबर आज कितनी लगी होगी? एक यूनिट पे 20 घंटे लगते हैं और 2250 आपने यूनिट बनाए हैं, 45,000 टोटल लेबर आर लग गई है इसके ऊपर। एक यूनिट पे 3800 घंटे लगते हैं, टोटल यूनिट आपने बनाए हैं 800, तो कितना लग जाएगा टोटल? 30,000। फिर मशीन आवर्स उसने बता दिए, किलोवाट आवर्स बता दिए इन 1000 में, फ्लोर एरिया बता दिया। कहता है बेसिस फॉर ओवरहेड एप्लीकेशन, जो डिपार्टमेंट ए है मशीन आवर्स पे डिवाइड करना, और जो बी है वो लेबर आवर पे डिवाइड करना। बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ के ये इंफॉर्मेशन पढ़ी और सवाल शुरू कर दिया। इस इंफॉर्मेशन के अंदर एक मैसेज था, SL allocates the cost of service department applying repeated distribution method। अब स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा ही नहीं और ये सोचा कि उसने बताया ही नहीं कि रिपीटेड से करना है या साइमल्टेनियसली से करना है। उन्होंने साइमल्टेनियसली से कर दिया क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसान होता है, कर दिया। डिटेल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यहां पर उसने बताया। तो ये चीज जब पढ़े बगैर आप करोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए पूरा सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, और इतने भी ध्यान से नहीं कि टाइम गुजर जाए, बस फोकस होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट वाले सेशन। वैसे ये चैप्टर आपका यानी मेजर पार्ट हो गया इसका। अब सिर्फ अंग्रेजी के अंदर बड़ी अजीब अजीब मसले होंगे, उनको देखना है, हमने सीखना है। और फिर जो डिफरेंट स्टाइल के सवाल गिवन होते हैं, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ रहे होते हो तो आप परेशान हो जाते हो, आपको वही कॉस्ट अकाउंटिंग लगती है जो मैंने बताई है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ी है, बल्कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग समझनी ही वही है जो मैंने नहीं बताई, उसको हैंडल करने का तरीका सीखें। इसलिए मेरी कोशिश तो है कि आपको इसी तरह से ट्रेन कर दूं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आप खुद हैंडल कर लिया करो। ये सारे जो 3 सवाल दिए थे ये पास पेपर के ही थे। इसमें भी मैंने बताया 2 गलतियां बच्चों से हुई, एक ऊपर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऐड कर बैठे, और दूसरी गलती हुई कि इसको साइमल्टेनियसली से करके बैठे कि वो दरमियान में पढ़ा ही नहीं कि ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, बाकी पिछले सवाल तो आपके हो ही जाएंगे। हाँ जी, तो सवाल में यहां से शुरू हो रहा है हमारा सवाल। सलमान लिमिटेड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हमने यहां पर ले लेना है, डिस्क्रिप्शन ले लें चाहे, यहां पर क्या लिख देते होते हैं, बेस। अब यहां पर चाहे आप टोटल लिख दें ना लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। टोटल ओवरहेड जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना, बेस लिखना जरूरी है, बेस के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि बेस के बगैर तो ये सवाल पूरे ओवरहेड के अंदर मसला यही है। वैसे समझ आके लिखे नहीं नहीं नहीं, उसको बताना भी जरूरी है कि आपने किस बेस के ऊपर करा है। हाँ, टोटल आप ना लिखें ये आपकी अपनी मर्जी। यहां पर फिर आप लिख लेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या क्या नाम है उनका, ए और बी। फिर आपके पास है सर्विस डिपार्टमेंट, S1 और S2। सबसे पहले हमारे पास, अगर आपने डायरेक्ट लेबर और लिखना भी है तो इसको एलोकेट नहीं करना आगे जाकर, इनडायरेक्ट नीचे नोट देकर लिख देंगे, जो छोड़ देंगे ना एंड पे नोट लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर आर नॉट ओवरहेड्स, बस। इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी लेबर, इनडायरेक्ट
लेबर। बेस क्या है भला इसकी? एलोकेट, एलोकेट है। टोटल कॉलम ऑप्शनल है। टोटल कितना है हमारे पास? 2570। ए को कितने हैं एलोकेट? 1900 ए के 650 20। फिर है आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी एलोकेट है। टोटल कितने हैं इसके? टोटल है 2205। 2205। ए के कितने हैं? 900, बी के 1100, 150, 55। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री रेंट, जो कि हमने एरिया की बेस के ऊपर एलोकेट करना है। फैक्ट्री रेंट, एरिया क्या होगा? सॉरी, बेस क्या होगा? एरिया, फ्लोर एरिया। टोटल खर्चे हमारे पास हैं 1340, इन 1000 में है, ये सारे रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है। 40,000 नहीं, 1340। 1340। नीचे हमारे पास गिवन है बेस इसकी फ्लोर एरिया 5000, 4505, 10,000 हो गया टोटल। अब 10,000 पे डिवाइड कर देंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे सबके अपने अपने रेलिवेंट्स। अब यहां पर एक मसला है, हम सारी अमाउंट्स ले रहे हैं इन 1000 में, ठीक है, ये बात याद रखनी है, या तो सारे जीरो सबके लिख दो, बट ये इन 1000 में नहीं है, ये इन 1000 में नहीं है। अब अगर हम एक 1000 वाली अमाउंट नॉन 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो फिर मसला आएगा। तो इसके लिए बड़ा ध्यान से सोचना पड़ता है कि अगर सारे एलिमेंट आप या तो 1000 में ले या फिर सारे इन टोटल ले, फिर आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। अगर आपने इस तरह से ना किया तो फिर आपको मसला आएगा, सवाल भी खराब हो सकता है। तो या तो आप ऐसा करें कि 13,40,000 टोटल लिखकर फिर आप 10,000 पे डिवाइड करें तो आपका सही आंसर आएगा, या फिर ऐसा करें कि जब सब कुछ इन 1000 में कर रहे हैं तो इसके भी ये 3 जीरो उड़ा दे। तो आप फिर 10,000 में डिवाइड ना करो, 10 पे डिवाइड करो। हाँ जी, तो 1340 को 10 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, एक दफा 5 से, एक दफा 4 से, फिर 0.5 और 0.5 से, तो कितना आ गया? 670। वैसे तो उससे भी बेस से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उससे भी करेंगे तो 670 ही आएगा। अगर आप 10,000 पे डिवाइड करके 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में फर्क नहीं आता, कोई और वैल्यू हो तो फर्क आ जाता है, बट वो और वैल्यू से क्या मुराद है? अगर हमने सिर्फ डिवाइड करना होता फिर फर्क आता, अगर सिर्फ डिवाइड करते तो फर्क आता, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो आंसर बराबर आता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी एक बहुत बड़ा मसला आता है। हाँ जी, अगला बताएं। 536, फिर 67। फैक्ट्री रेंट हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया पावर कॉस्ट। पावर कॉस्ट आ रही है 1515। पावर कॉस्ट बेस क्या होगा? किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स 1515। कुछ लोग इधर ही फ्रैक्शन लिख देते हैं ताकि बार बार देखनी ना पड़े। हाँ जी, 1515 को हम डिवाइड करेंगे, किलोवाट आवर टोटल कितने हैं? इसका टोटल नहीं किया हुआ, 800 प्लस 600 प्लस 1600,
हाँ जी, 1600 पे डिवाइड कर देते हैं, 800, 650 और 150 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 757.5 757.5 इसको 8 कर लेते हैं और अगले को फिर कम कर देंगे, क्योंकि जब 0.5 आता है ना तो 1.5 बढ़ाते हैं, फिर 1.5 नहीं बढ़ाते ताकि बैलेंस हो जाए। 758 नेक्स्ट 568.125 568.125 आगे 47.34 47.34 142.03 पावर कॉस्ट भी होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन 3500 डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके ऊपर नॉर्मल हमारा क्या बेस होता है शुएब नॉर्मल हमारा क्या बेस होता है डेप्रिसिएशन का? नहीं, वैल्यू ऑफ मशीन। अगर वैल्यू ऑफ मशीन ना हो तब मशीन आवर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ मशीन नहीं गिवन, तो फिर हम क्या ले लेंगे, मशीन आवर्स। तो 19,250 प्लस 12,250 प्लस 2800 प्लस 700, कितना आ गया टोटल? 19,250 प्लस 12,250 प्लस 2800 प्लस 700, 35,000। चलो जी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 3500। अब 3500 को 35,000 पे डिवाइड करें, मतलब कि 10% ही आ गया एक तरह, ठीक है। 35,000 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई करते जाए पहले 19,250 से, तो 19 यहां पर मशीन आवर्स लिख लेते हैं, यहां पर 3500 लिख लेते हैं, तो कितना आ गया 1925। 1925 नेक्स्ट आ गया 1225। उसके बाद हमारे पास आ गया 280 और 70 डन। ये हमारे पास अभी अपॉर्चनमेंट हुई है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैंने बता देना है इस सवाल के अंदर, जो आपने कल होमवर्क में जो इस्तेमाल होगा, कॉन्सेप्ट जो होमवर्क में इस्तेमाल होगा वो भी मैं अभी आपको बता दूं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा जरा, जहां जहां अमाउंट है वहां आप लोगों ने रुपीज इन 1000 लिख देना है, जहां जहां आपको लगता है अमाउंट्स लिखी हुई है। हाँ जी, यहां से अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट के लिए एक दफा आपको टोटल करना पड़ेगा। एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड। हाँ जी, अब यहां पहले वाले टोटल्स का तो इतना हमें अब खास जरूरत नहीं है। हाँ जी, ए के टोटल ओवरहेड का टोटल बता दें। 6153 6153 4029 4029 594 594 354। अब इसके बाद हमने करनी है इसकी रीअपोर्शनमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर। अब सर्विस डिपार्टमेंट को जब हम करेंगे, यहां पर ये वैसे तो साथ साथ ही चलेगा। सबसे पहले
उसने कहा कौन सी बेस है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो S1 है जनाब 30, 65 और 5%। तो यहां पर लिख लेते हैं S1 और बेस के नीचे लिख देते हैं इसका 30%, फिर कितना है 65 जी सर। और फिर 5%। और टोटल ओवरहेड इसके हैं S1 के 594। S2 के भी एक दफा लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें परसेंटेज ना देखनी पड़े। 55, 35 और 10%, और उसको अभी बाद में देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप ऐसा करें 594 की परसेंटेज ले लें 30%, 178, फिर इसका ले 65%, 386.1, 386, 29.30 कर देते, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर तो 594 आएगा, तो कितना आया 30। डन। अब हमने S2 को करना है डिस्ट्रीब्यूट। पहले इसको प्लस करेंगे, कितना आ गया 384। अब 384 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पहले ले इसका 55%, 384, 211.2, 134, 38.4। ओके की बात। हाँ, इसमें क्योंकि 8 4 12 और एक 13, इसको 4 किसी एक को ना हमें बढ़ा देते हैं ताकि नंबर पूरा हो जाए। किसका ज्यादा करीब आ रहा था, इसको 135 कर देते हैं। ठीक होगी बात। अब हमारे पास आ जाता है दोबारा S1। अब S1 के अब कितने पैसे हैं 38 को कर देते हैं माइनस, ये पहले लिख लिया करो, आपसे गलती नहीं होगी। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर 38 लिख दें। 11.4 पॉइंट को भी रहने देते हैं। नेक्स्ट 24.7 और 5% लें इसका 2.9 कर देते हैं। हाँ जी, करते जाओ रिपीट। फिर S2 1.1, S2 में कितना है टोटल, कितने पैसे देने 2 जी। अब 2 को यहां माइनस भी कर दें। हाँ जी 1.1। नेक्स्ट 0.7, 0.7। नेक्स्ट 0.2, 0.2। फिर एक दफा और कर लेते क्योंकि 1000 में अमाउंट्स हैं, तो इसका मतलब अभी भी ये अमाउंट्स हैं, अच्छी खासी अमाउंट्स हैं, मतलब 1.1 1100 अमाउंट है। तो S1 पे एक दफा दोबारा आ जाते हैं। S1 के कितने पैसे हैं 0.2 और इधर 0.2 माइनस कर देते हैं। तो ले जरा उसका S1 की परसेंटेज 30%, 0.06, फिर 65%, 0.13 और फिर 5%, 0.0। क्योंकि S1 को एक दफा कर चुके हैं तो एक दफा फिर बारी इनकी पूरी कर देते हैं। S2 भी कर लेते हैं। तो 0.01, यहां से 0.01 खत्म, यहां 0 कर देते हैं, इसको भी 0 ही कर देते हैं। हाँ जी 0.01 का लें जरा 55%, 5.5 मल्टीफैक्टर रेज का -3, तो उसके -3 को खत्म करें ना। वो ENG जहां लिखा होता है, शिफ्ट दबा कर ENG प्रेस करते होते हैं, शिफ्ट ENG, वो एक एरो का निशान बना होगा आपके कैलकुलेटर पे, ENG लिखा होगा उसके ऊपर। मिला? एरो का निशान भी नहीं मिला। ये नीचे वाली जो छोटे बटन के नीचे लाइन है, लास्ट लाइन, शिफ्ट प्रेस करके
शिफ्ट, फिर दोबारा शिफ्ट, Yes. हाँ 0.005. 0.006 कर देते हैं, फिर उसका 35% लें, 0.003. 0.004 कर देते हैं और खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये 0.01 हो गया। ठीक है, अब हम कर ये एलोकेट हो गए, हमारा डिपार्टमेंट 0 हो गया। अब ये हमारे पास इसको टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल और इसका टोटल जी करो जरा, प्लस कर लो। 6153 प्लस 178 प्लस 211 11 1.1 0.06 0.006। Answer shower. 0.1. 6554 0.166 को रिटर्न 4029 plus 386 plus 135 plus 25 plus 0.7 plus 0.13 plus 0.004 4575.756 कर देते। ठीक है, अब ये हमारे पास काम हो गया एक आसान। अब इसके बाद ये क्या है, ये डिपार्टमेंट्स हैं या मशीनें हैं, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और उसने हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्शन का रेट या डिपार्टमेंट का रेट? डिपार्टमेंट। कहता है डिपार्टमेंटल ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट, और ऊपर उसने बेस भी बता दिया, एक का मशीन आवर्स, एक का लेबर आवर्स। तो हम पहले लिखेंगे इसके नीचे ही, पहले लिखेंगे बेस, बेस के नीचे आप लिखेंगे या इसका लिख देंगे मशीन आवर्स, और दूसरे का लिख देंगे लेबर आवर्स। हाँ जी, मशीन आवर्स पहले देखें 19,250, तो इसके नीचे लिख देंगे 19,250। ये था, जब रेट फाइंड करना होना तो फिर वो बात, वो जो रेट आएगा ना वो आएगा रुपीज इन थाउजेंड, तो उधर सही कर लेंगे, या इसके साथ पॉइंट लिख देते हैं 19.250। अगली बात, लेबर आवर्स 38 बट नॉट 38 इन टोटल, 38 पर यूनिट, और हमें तो टोटल चाहिए, तो 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आ रहा है 30,000। इसके सामने लिख देंगे 30,400। हमारे पास ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, 0.340, 0.340 मतलब 340। अगर इन थाउजेंड की बात करें ना, क्योंकि ये ऊपर हमने लिखा हुआ ना इन थाउजेंड, उसी लाइन के नीचे आ रहे हैं। हाँ जी, उसको डिवाइड करें जरा, 4576 को 30,400 पे 0.150, 0.150 मतलब के 150। ये हमारा सवाल का जवाब पूरा हो। अगर आपने नीचे अलग से करके लिखना है तो आपने लिखना है ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट, ऊपर लिख दें डिपार्टमेंट ए और बी 340 150 रुपीस। ठीक है, अब इसमें तो टेक्निकल बात ही, बस लेंथी सवाल था। ठीक है, और ये पास पेपर में ऐसे सवाल आए तो जनती क्वेश्चन होते हैं जी। तो ये हमारा होमवर्क तो गया हो। अब जैसी सी बात है, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि मैंने पहले नहीं करवाना, बाद में। पहले कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट उठाने हैं, सवाल आपने करने हैं, ताकि अच्छी से अच्छी परेशानी हो ना। आपको बहुत मुश्किल लगेंगे सवाल शुरू में, हमारा मेन मोटिव है पास होना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पास होने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आप लोग एक दफा हर अनसीन क्वेश्चन अपने हाथ से गुजारें। उसका आपको क्या फायदा होना है कि पेपर में अगर तो सवाल आ गया देखा दिखाया,
तो पॉजिटिव इफेक्ट, और अगर आ गया अनसीन तो नॉर्मल इफेक्ट, क्योंकि नॉर्मल भी तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी क्लास में कोई भी बंदा फेल ना हो, और ऐसा पॉसिबल है कॉस्ट अकाउंटिंग में, हालांकि कोई बंदा नहीं ये कह सकता, बट मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये पॉसिबल है कि पूरी क्लास पास हो जाए, और ऐसा हो भी चुका है। तो इसलिए इसका सिर्फ तरीकेकार यही है, इसको आप पॉजिटिवली ले, इससे डरने की जरूरत नहीं। एंड में जाकर क्या होगा, आप कहां से याद करोगे, कोई रट्टा लगाने की सोर्स है आपके पास? एक पेज की समरी बनाओ हर चैप्टर की कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस की, कि अच्छा ये सिचुएशन आते हो हमने ऐसे करना है, एक लाइन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा। वो समरी आपके पास हो, पढ़े, सवाल करने शुरू करते, जो सवाल आएगा नई नई समरी बनती जाएंगी, नया सिचुएशन आती जाएगी। तो ये वो पेपर है जिसको पढ़ने की नहीं, प्रैक्टिस की बस जरूरत पड़ती है, याद करके। देखिए लॉ आप करोगे ना, ज्यादा अच्छा लॉ का क्या तरीका है हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी अंग्रेजी वीक है, याद करें फिर याद करके लिखें, 2 दफा काम हो गया, पहले याद करने में टाइम लगा फिर लिखने में टाइम लगा। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट है, आप पहले याद करते हैं बाद में लिखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एक वाइड सब्जेक्ट है, याद ही नहीं करना, बस लिखो, पढ़ो, जो समझ आती है लिखो, उसको पसंद आ गया तो ठीक है, वरना दूसरी दफा कर देंगे। ये क्योंकि ये सीए का, मैं आपको सीए का जो पॉजिटिव माइंडसेट है तो वो यही होता है, अपनी मेहनत करके जाओ। देखिए हमारे हाथ में क्या है, मेहनत, कोशिश, कमिटमेंट, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ, वो अल्लाह ने देना है, वो तो फिर अल्लाह तो सब जानता है ना। अगर आप मेहनत करके फेल होते हो तो याद रखिए उसमें आपका कोई नुकसान नहीं, और अगर आप बगैर मेहनत के फेल होते हो तो फिर आप डिजर्व करते हो। अच्छा जी, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कैलिफोर्निया वाला, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, तो ये प्यारा नहीं है, ऐसे ही मैंने मेरे मुंह से निकल गया, ये छोटा सा। इसमें देखिए फैक्ट्री रेंट बताया हुआ है, फ्यूल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, फिर अदर रिलेटेड डाटा, मशीन आवर्स बता दिए, लेबर आवर्स, एरिया, डिपार्टमेंट के पैसे, बेस क्या है मशीन आवर्स, और एक चीज नई उसने ऐड कर दी। मैंने आपको कहा है आई कैप के पास एक ही नई चीज ऐड करने के लिए, बाकी सारा सवाल सेम है। कहता है पर आर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट एसी इज 50% मोर देन द मशीन इन डिपार्टमेंट ए बी। ऊपर आपके पास मशीन डिपार्टमेंट है ए बी और ए सी। कहते हैं जो मशीन है ना डिपार्टमेंट ए सी की, टाइम तो बराबर लगता है, मतलब 1 घंटा मशीन ए बी चलती है डिपार्टमेंट ए बी की, और 1 घंटा ही एसी की चलती है मशीन, राइट। लेकिन मशीन ए बी अगर 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है तो एसी की 1 घंटा में 1.5 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर देती है। तो क्या देखिए इसकी बेस क्या होनी चाहिए, मशीन आवर्स, फ्यूल कंजम्पशन की बेस क्या होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कॉस्ट। अब नीचे लिखा हुआ है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब मजेदार सवाल होता है जब आई कैप ऐसे सवाल पूछता है कि यार कुछ तो अच्छा पूछा। देखिए नॉर्मल सवाल पेपर में आ जाए ना किया हुआ तो मजा नहीं आएगा पेपर करने का, नहीं वो मजेदार बात होती नहीं है यार। इतनी मेहनत जितनी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना कोई भी नहीं पढ़ेगा, फिर ना वो बराबर बराबर हो जाता है खाता। असल मजा तो तब आता है ना कि एक सवाल है सोचने वाला। देखिए इसमें मजेदार 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि सपोज दैट आप और सुहेब दोनों मिलके खाना खाना चाहते हो, दोनों ने सेम टाइम में खाना शुरू किया, आपने 1 रोटी खाई, सुहेब ने उसी टाइम में 3 रोटियां खा ली। अब बिल डिवाइड होने का टाइम आ गया, तो क्या ये इंसाफ है कि बराबर बराबर बिल डिवाइड हो? बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो मशीन एसी मशीन समझो ये सुहेब मशीन है, ए बी मशीन समझो ये आप हो। वो क्या कह रहा है, पर आर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इज डिपार्टमेंट एसी इज 50% मोर देन द मशीन इन डिपार्टमेंट ए बी, कि उसके खर्चे। इसका मतलब है कि अगर ये 12,000 घंटे मशीन चलेगी लेकिन ये 50% उससे ज्यादा फ्यूल खा जाएगी, तो फिर उसकी कॉस्ट भी तो 50% ज्यादा चार्ज होनी चाहिए।
तो इसके कई मेथड्स हैं, उनमें से जो अच्छा मेथड है इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज करना, वेटेड उसके हिसाब से कर देना। हम क्या करें, इसके 12,000 को मल्टीप्लाई कर दे 1.50 से, इसके नंबर ऑफ आवर्स ही ज्यादा कंसीडर कर ले, तो कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 1. कितना 18,000। इसको 18,000 के साथ इसको 18,000 कर दें, फिर 22,000 प्लस 18,000 नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड, चलिए वो 12,000 है, लेकिन अगर वो ये जो उसकी मशीन है मशीन ए भी, उसके 18,000 घंटे के बराबर फ्यूल इसने 12,000 में इस्तेमाल कर लिया। दोबारा सुने, इस 18,000 का क्या मतलब है, फ्यूल जो मशीन ए है, ए बी है, बी और सी क्या लेते हैं, ए को छोड़ते हैं, जो मशीन बी है अगर वो 18,000 घंटे चले और मशीन सी 12,000 घंटे चले तो बराबर फ्यूल खाते हैं। डन। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक चीज की एक होता है इवनली थ्रू आउट, होता बराबर बराबर, वो 1 घंटे में वो उसका भी उतना फ्यूल कंजम्पशन है, उसकी भी उतनी फ्यूल कंजम्पशन। एक है कि किसी की फ्यूल कंजम्पशन कम या ज्यादा हो तो हम उसके जो बेस है वो चेंज कर देंगे, या तो कॉस्ट चेंज कर देते हैं, कॉस्ट फाइंड करके उसको 50% ज्यादा कर देंगे, वो टेक्निकल और मुश्किल काम है। जो अच्छा काम है ना, आप बेस ही चेंज कर दिया करें। 25% ज्यादा होगा तो उसके आवर्स को, यूनिट्स को 25% से मल्टीप्लाई करते 1.25। अब आपके पास 12,000 नहीं 18,000, ये असल 12,000 ही घंटे हैं, लेकिन उसने फ्यूल 18,000 घंटों के बराबर कंज्यूम कर लिया। देखें, और थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं, ये तो पता चल गया है ना कि एक ही घंटे के अंदर दोनों की फ्यूल कंजम्पशन अलग अलग है। डन। इसका छोटा सा मतलब बताता हूं, मशीन ए बी अगर 1 घंटा चले और मशीन ए सी भी 1 घंटा चले, तो ये 1.5 घंटा चले और ये 1 घंटा चले, फ्यूल कंजम्पशन बराबर है। वो 1.5 घंटा चले और ये 1 घंटा चले, फ्यूल कंजम्पशन बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ 1 घंटा ही रखूं दोनों का, 1-1 घंटा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक ज्यादा चार्ज खा रहा है तो उसको तो ज्यादा खर्चा आना चाहिए। तो अगर मैं उसको 12,000 से ही मल्टीप्लाई कर देता, इसका मतलब है ज्यादा हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हम इसको चेंज कर देंगे, जितना वो ज्यादा खा रहा है ना, हम उसको घंटे ज्यादा कर देंगे कि भाई तूने ज्यादा इस्तेमाल किया फ्यूल, हम ऐसे ही समझेंगे कि जैसे तूने ज्यादा घंटे इस्तेमाल हो गए। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 18,000। अब हम फ्यूल कंज्यूम जब करेंगे डिवाइडेड बाय 40,000, 40 क्यों, 22,000 इसके 18,000 इसके, डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 22,000 करेंगे तो ए बी और 18,000 करेंगे तो ए सी। अब अगली बात जो प्यारी बात है, अगर मशीन आर्स फ्यूल कंज्यूम कर रही है तो हम 22,000 और 18,000 करेंगे। इसके अलावा अगर मशीन आर्स बेस बनेंगे तो क्या फिर भी 22-18 करेंगे, फिर 22-12 रहेगा, फिर 22-12 रहेगा। ये सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन में मसला है। तो जिस कॉस्ट के लिए ज्यादा या कम है, जैसे आप लोग खाना खाने गए, मैं बिल्कुल वही एग्जांपल दूंगा, खाना खाने गए, कुछ दोस्तों ने ज्यादा खाना खा लिया, कुछ दोस्तों ने कम खाना खाया सेम टाइम में, तो इसका मतलब है जिसने ज्यादा खाना खाया उसको डबल करें। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है उसने 50% ज्यादा खाना खाया आपसे, इसका मतलब है या 100% ज्यादा खिला देते हैं। आपने 1 रोटी खाई, उसने 2 रोटियां खाई, इसका मतलब है उसको 2 रोटी की कॉस्ट पड़नी चाहिए। घंटा एक ही था या 1 मिनट था या 5 मिनट थे, अब क्या करेंगे, उसकी जो चीज वैल्यू थी ना उसको डबल कर देंगे, मतलब 200% कर देंगे। तो क्या करना है हमने, टाइम को चेंज कर देना है, ठीक है। तो जब कभी ये, वैसे एक ही दफा सवाल पेपर में आया हुआ है, एक ज्यादा नहीं है, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन के लिए। वैसे नॉर्मल आपने आज वही रखने हैं, बट अगर कभी किसी कंजम्पशन के लिए वो बेस चेंज कर दे, तो अगर बढ़ा रहा है तो 1+% से मल्टीप्लाई, कम कर रहा है तो 1- से मल्टीप्लाई। मतलब अगर कभी वो कह रहे हो कि एक डिपार्टमेंट ए है, वो 50% ज्यादा चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी बेस को
मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 50% से, मतलब 1.5 से। अगर वो कभी ये कहे कि जो ए है वो 20% कम फ्यूल कंज्यूम करता है, तो फिर क्या करेंगे, ए की बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस परसेंटेज से। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, कोई वैल्यू बढ़ानी हो तो 1 प्लस परसेंटेज, कम करनी हो तो 1 माइनस परसेंटेज। तो इसमें सिंपल पूरे सवाल के अंदर सिर्फ इस एक चीज ने बच्चों को परेशान कर दिया, और इस करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स को चेंज कर देना। ठीक है, ये खुद करना, नहीं समझ लगी तो दोबारा हम करेंगे क्लास में। क्लास में तो कर ही लेंगे शायद इस सवाल को, क्योंकि अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद करो। अच्छा सवाल है ये वाला सवाल, जिसके लिए मैंने पिछले सवाल को अच्छा कह दिया था, वो ये सवाल है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपने करना, छोटे से सवाल है, छोटे छोटे 8-8 नंबर के पेपर में आए हुए हैं, सोल्यूशन देखे बगैर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बताया हुआ है बजटेड और एक्चुअल। तो सिंपल ये दो सवाल है, बजटेड अलग रखो, अगर उसको एलोकेट करना है तो अलग रखो, नहीं करना तो ना करो। देखिए इसमें बजटेड के बारे में प्रोसेसिंग फिनिशिंग डिपार्टमेंट बताया, ये दोनों हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऊपर बताया भी होगा लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस, ये हो गया लॉजिस्टिक का पता है ना, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्या होता है, जीशान को तो पता होगा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट वाले, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने वाले को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कहते हैं। मतलब एक जगह से माल उठाया, फैक्ट्री में ले गया, फैक्ट्री से उठाकर वेयर हाउस में ले गया, वेयर हाउस से उठाकर आउटलेट पे ले गया, कस्टमर को देकर आया, ये सारे क्या कहलाते हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन तो ना हुआ। अभी आप देखिए इसके सब कुछ बताया हुआ है, सर्विस का भी और प्रोडक्शन का भी, और इसका सिर्फ क्या बताया हुआ है, प्रोडक्शन। तो इसको तो एलोकेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट, और ये एक्चुअल में भी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, और खास तौर पर वो जो बच्चे ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन वाले वो ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि आप तो पता है ना मैं आपके साथ हूं, वो ज्यादा घबरा जाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम कभी लगता है बहुत अच्छी लगती है, कभी करता है कुछ भी नहीं आता। तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि परेशान नहीं होना, बस लगे रहना है, ये पेपर पास हो जाए। और अगर आप कहते हो कि नहीं हम ये चाहते हैं कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगे, हमें समझ भी लगे, सवाल भी सारा कुछ हो, फिर पास होने की गारंटी कम हो जाएगी। क्योंकि उसका तरीकाकार क्या है, हर मुश्किल सवाल मैं आपको पहले करवा दूं, सारा कुछ सिखा दूं, उस जैसे सवाल दे दूं पेपर में, उस जैसे सवाल आपको होमवर्क में दे दूं, उस जैसा सवाल मैं आपको करवा दूं। यही तो मार्केट में चल रहा है। इसलिए होता क्या है, बच्चा कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है, पेपर देते समझ नहीं लगती। भाई उसको पहले ही वैसे उसी टफ टाइम से गुजारो, पूरे सीजन के अंदर, पूरे सेशन के अंदर जिस हालात से उसने गुजरना है, ताकि उसे खुश नहीं रखना। देखो सीए वाले बच्चे को क्यों खुश करना है, उसके नसीबों में खुशी है ही नहीं। जब क्वालिफाई कर जाएगा, सीए हो जाएगा, फिर पता नहीं, फिर वो शादी हो जाएगी, फिर भी खुशी खत्म। चले, तो इस सवाल को भी आपने खुद हैंडल करना है, जो भी फाइंड करना है, रिक्वायरमेंट खुद करना है, सोल्यूशन देखे बगैर करना है। तो ये 3 सवाल है, छोटे सवाल है, बड़े नहीं है, 4, 5 और 6। मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, आज बहुत आसान और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। उसकी इच्छा हो तो मैं अंग्रेजी भी पढ़ा दूंगा आपको। पहली बात तो ये है कि जो हम फाइंड, पहले थोड़ा सा पिछला मैं रिवाइज कर दूं, ओवरहेड वाला, ये स्वे भी कह रहा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसकी एंट्रीज देखते हैं, एंट्रीज भी और देखें। सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा उसके में हमने पढ़ा एक होता है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, उसका एक फार्मूला होता है बजटेड ओवरहेड, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हम लेते होते हैं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। ये रेट का फार्मूला है। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं अप्लाइड, अब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। उसका फार्मूला हमने ये सीखा कि जो रेट है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, हमने ये जो फाइंड करना है, एज इट इज इसको इधर भी लिख सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल
एक्टिविटी लेवल से, तो हमारे पास ओवरहेड आ जाएंगे। अब इसमें डाटा कुछ यूं गिवन होता है कि हमारे पास सपोज दैट बजटेड ओवरहेड गिवन है 4 लाख। ये तो पता है ना कि एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मशीन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उसके बाद प्राइम कॉस्ट तक हो सकता है, कुछ भी जो गिवन हो जो बता सकता है। बजटेड ओवरहेड के बाद हमारे पास सपोज दैट बजटेड एक्टिविटी है, बजटेड लेबर आवर्स कह लेते हैं, वो आपके पास है, सपोज कर लेते हैं 2.5 लाख। 80% labor hours are utilized। उसके बाद वो कहता है कि ये तो हमने बजट किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल जो आवर्स हैं, लेबर आवर्स यूज्ड, हमने सोचा था 2,50,000 और 80% तो इस्तेमाल हो ही जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब देखा तो एक्चुअल में जो आवर्स इस्तेमाल हुए वो इस्तेमाल हुए 2,10,000 घंटे। और एक्चुअल में जो खर्चा आया, ये तो घंटे है ना, जो लेबर को पैसे दिए उनके ऊपर जितना खर्चा पे किया, एक्चुअल ओवरहेड, वो आ गया हमारे पास तकरीबन, हम कर लेते हैं 3,90,000। ये तो डाटा ये गिवन होगा या कहीं ना कहीं से हमें हिंट दिया होगा, हम फाइंड कर लिया करें। अब बात आ जाती है कि इसकी, अब मेन सवाल में क्या आता है, अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड करें। उसके लिए क्या करेंगे, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। रेट फाइंड करने के लिए ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बराबर आ जाएगा हमारे पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख आपने बजट किया हुआ है, लेकिन 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, ठीक है, तो 2,50,000 का 80% ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पर लेबर आवर। ये तो आ गया ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। पहले देखिए यहां तक ओके है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखना है अप्लाइड ओवरहेड कितने आएंगे। अप्लाइड ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड का फार्मूला हमारे पास है ओवरहेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, दैट इज एक्चुअल 2,10,000। कितने आ गए, 4 लाख। अप्लाइड का ये 4,20,000। अब एक्चुअल में कितने ओवरहेड अकर हुए, 3,90,000। इसका मतलब अप्लाइड ओवर हो गए, अप्लाइड ओवर हो गए। यहां से एक कॉन्सेप्ट सिखाने लगूं, एक कॉन्सेप्ट यहां से, 2 कॉन्सेप्ट आए सिखाने हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं। 99% लोगों को पता नहीं होता, या अगर पता होता है तो क्योंकि पास पेपर में ये कॉन्सेप्ट एक दफा आया हुआ एक, लेकिन अब एमसीक्यूज आ गया तो आपको हर बात बताना एक फर्ज हो गया। पहले ये बात बताई नहीं जाती थी क्योंकि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। कहता है कि सपोज दैट हमारे पास ओवर अब्जॉर्प्शन आ गया, ओवर अब्जॉर्प्शन से कितना ओवर अब्जॉर्प्शन आ गया, 30,000। जितने एक्चुअल से ज्यादा है, जितने एक्चुअल से ज्यादा है वो हमारे ओवर अब्जॉर्प्शन होंगे, अंडर अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। अब इसको डील कैसे करते, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन को डील करने के 2 तरीके हैं। एक कल बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट कर दो। अब जरा ध्यान से सुने, ये एमसीक्यूज करने जा रहा हूं मैं। एक
अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन को डील करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या हैं? या तो इसको पीरियड कॉस्ट बना दो या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बना दो, या इसको पीरियड कॉस्ट बना दो या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बता दो। आप कहोगे सर पीरियड कॉस्ट कैसे बनाएंगे? चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दो। अब कहेंगे सर अच्छा ये तो पता चल गया, ये हम पहले भी कर चुके हैं। या स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड तो नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो, ऐड इन, सॉरी एडजस्ट इन, क्योंकि कभी ऐड करेंगे कभी माइनस करेंगे, एडजस्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। अब ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई प्रोडक्शन ओवरहेड का ऑप्शन नंबर 1, बल्कि वो मजेदार सवाल बन जाएगा, विच स्टेटमेंट इज दिस। देख तो कंफर्म ऊपर वो कहेगा कि जनाब जो अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन है हम इसको डील करते हैं नंबर 1 स्टेटमेंट, पीरियड कॉस्ट, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल या एसपीएल, एक ही बात होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एसपीएल के अंदर ही होती है। या डील इन क्लोजिंग स्टॉक, आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक भी एसपीएल के अंदर होता है, क्या ऐसी बात सच है? क्लोजिंग स्टॉक एसपीएल के अंदर होता है, वो माइनस होता है, वो जो वहां से निकल रहा होता है, वहां से जा रहा होता है, उसके अंदर होता है मतलब बट खत्म हो रहा होता है, क्योंकि ऊपर एसिड होता है और एसिड एसपीएल के अंदर क्या कर रहा है? अक्सर लोग समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक एसपीएल का हिस्सा है, क्योंकि वो नजर जो आता है माइनस करते हैं, वो एसपीएल का हिस्सा नहीं होता, वो परचेज के अंदर होता है, हम उससे निकाल देते, निकाल के करंट एसेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल या एडजस्ट इन। अब कहेंगे सर ओवर अब्जॉर्प्शन को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, यही बात अगली आ जाती है ना। तो सिंपल, अगर आप जिंदगी में कभी आपको किसी वजह प्लस माइनस में मसला है ना, तो आप एंट्री पर यकीन किया करें। पहली बात तो इसकी एंट्री पास करते हैं, अंडर ओवर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब ओवर अब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब मैंने ज्यादा चार्ज किए हुए पहले, अब कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल को निकाल देता हूं, तो कॉस्ट ऑफ सेल मेरी डेबिट हुई या क्रेडिट? क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। अब आई क्या आपने अपनी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम नॉर्मली किस तरह की एडजस्टमेंट करते हैं? पीरियड कॉस्ट वाली। नॉर्मली किस तरह की एंट्री पास करते हैं? अब आपने पहले ज्यादा अप्लाई किए हुए, इसका मतलब है स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा या आ चुका होगा उसके अंदर भी ज्यादा ऐड हुए हैं। अब क्या कर दें? उसको कम कर दें, तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड टू स्टॉक। प्रोडक्शन ओवरहेड स्टिल क्या हो रहा है? सिंपल क्या करना है, या तो कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करो या क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट। नेचर सेम हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट, नेचर सेम हो जाएगी, डेबिट करेंगे या, लेकिन आपने सिंपल इतना बताना है जितना आई कैप की किताब में लिखा हुआ है, आगे नहीं जाना। ठीक है, मैं आपको बुक से थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भरोसा आपको और बढ़ जाए और किताब पढ़ने की आदत भी हो। अभी तक तो उधर ही फेर रहे हो। यहां पर देखिएगा जरा, ये मैंने आपको सारा पढ़ाया है जी। ये चीज अगर आप देख लो तो आपको ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, आपको एक नजर घर में पढ़ लेना अच्छी बात होती है। ये
अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन कैसे रेट फाइंड करना है, क्या अंडर ओवर अब, तो ये सब मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ओवर अप्लाइड क्या होता है, ओवर अप्लाइड अब्जॉर्ब मींस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर लेसर देन दिस, और अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है, ग्रेटर देन दिस, ठीक है। ये देखिए उस तरीके को नहीं देखना, क्योंकि वो अपने तरीके से अंडर ओवर निकालते हैं, हम अपने तरीके से निकालते हैं। हमारा जो तरीका है ना वो सबसे आसान इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं अप्लाइड, ज्यादा अप्लाइड है तो ओवर अप्लाइड, कम अप्लाइड है तो अंडर अप्लाइड। अब ये क्या लिखा हुआ है, ओवर अप्लाइड अब्सॉर्ब मींस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर लेसर देन द कॉस्ट अप्लाइड, कहता है एक्चुअल अप्लाइड से कम होंगे, इसका मतलब अप्लाइड ज्यादा हुए तो ओवर अप्लाइड। यहां पर अंडर अप्लाइड में क्या कहता है, एक्चुअल ज्यादा होंगे, तो वो एक्चुअल को बेस बना रहे हैं और हम अप्लाइड को, उससे पता सही चलता है अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। यहां पर देखिए ट्रीटमेंट ओवर या अंडर अप्लाइड की, कहता है द ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड आर कैलकुलेटेड या इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल या प्रोडक्ट कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब के क्लोजिंग इन्वेंट्री। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस इट इज ऑफन क्लोज टू कॉस्ट ऑफ सेल एज पीरियड। ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ये वो बात लिखी है, डन होगी बात। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, पे बाकी तो आपके क्वेश्चन ही है। ये समझ लगी पीरियड कॉस्ट प्रोडक्शन, ये नहीं अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन को कैसे डील करना है। एंट्री एक दफा बता देता हूं, फिर फाइनल कॉन्सेप्ट पे जाते, वो छोटा सा ही है। ये तो यार वो एंट्रीज अब याद ही कर ले, एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री क्या होती है, अप्लाइड ओवरहेड की क्या एंट्री होती है, एक्चुअल ओवरहेड की क्या एंट्री होती है। ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट या प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो एक्सपेंस की एंट्री है, एक्सपेंस टू कैश। अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री मतलब, ये अप्लाइड का मतलब ही क्या है भला, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इन्वेंट्री के ऊपर, तो जब इन्वेंट्री में कुछ चीज ऐड करोगे तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट करोगे, और क्या ऐड कर रहे हो, प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर रहे हो। अंडर या ओवर से कैसे पता चल गया, अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर, अप्लाइड कम है तो अंडर, ठीक है, उनका डिफरेंस है। और दूसरी आसान बात ये होती है कि हमने इनको बराबर करना तो ओवरहेड, अगर ओवरहेड ज्यादा, प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट ज्यादा डेबिट नजर आ रही है तो उतनी क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट ज्यादा नजर आ रही है तो उतनी डेबिट कर दो, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो ओवर है तो प्रोडक्शन ओवर है डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अंडर है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये तो बहुत तरीके हैं रट्टे लगाने के, ओवर है तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, अंडर है तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को एक और अंदाज में सीखना है। ये दो तरह से होते हैं, कल जो हमने नाम पढ़े हैं ना उनको अलग अलग करने लगे हैं। एक इसको डिपार्टमेंटल रेट भी बोलते हैं, पूल रेट भी इसे बोलते हैं, आप इसे कॉस्ट सेंटर रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, एक हमने इसको ब्लैंकेट रेट भी तो देखा था। yes, sir. इसे सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट भी कह सकते हो। अब्जॉर्प्शन रेट, ये भी मैं आपको बता दूं कि हम कहां से गुजर रहे हैं। ये तो अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैंने शायद आपको ना पढ़ाऊं यहां पे, वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में जाकर सीखेंगे उसको। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। ये ब्लैंकेट या डिपार्टमेंटल रेट। ब्लैंकेट रेट का नाम प्लांट
या प्रोडक्ट वाइज रेट या कंपोजिट रेट भी उसे कह सकते हैं। कंपोजिट रेट, कंपोजिट का मतलब इकट्ठा होता है ना, कंपोजिट रेट या प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्ट वाइज रेट। अब यहां पर देखिए सीखना क्या है हमने, अगर तो वो हमें डिपार्टमेंट का रेट बोलेगा तो हम डिपार्टमेंट का रेट बता देंगे, हर डिपार्टमेंट का, जैसे उसी डिपार्टमेंट को कॉस्ट पूल भी कह सकते हो, कॉस्ट सेंटर भी कह सकते हो, ठीक है। नाम एक अलग है, कॉस्ट पूल का जो लफ्ज है ना, ये हमने 2-3 दफा पढ़ तो लिया है, लेकिन इसकी डिटेल में नहीं गया क्योंकि ये अगला चैप्टर है जो नेक्स्ट वीक में हमने सीखना है, पढ़ना है, ठीक है। और ये जो ब्लैंकेट रेट है, सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट है, कंपोजिट रेट है, इसका मतलब क्या है, पहले इसका ना सादा सा मतलब, ये है ओवरहेड रेट ही, उसको फाइंड करने का अलग तरीका है। तो एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं यहां से बुक से, कि हमारे पास सपोज दैट 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। हमने इसके ओवरहेड रेट फाइंड कर लिए हैं, वो जो एलोकेट किया है ना वो कर चुके हैं, एलोकेटेड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, हमने सारे सर्विस डिपार्टमेंट के सब कुछ प्लस माइनस करके, इसका आ गया 10,000, इसका आ गया 16,000, ठीक होगी बात। अब अगली बात, जो ए के हमने यूनिट बनाए हैं ना, अब ए को यूनिट बनाए हैं, इसके 300 यूनिट बनाए हैं, इसके 500 यूनिट बनाए हैं, लेबर आर, अब जो ए बी तो डिपार्टमेंट है, ए बी क्या है, डिपार्टमेंट, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बन रही हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा को बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, बल्कि ना सवाल अज्यूम करने की बजाय हम ना ये सवाल यहां से पिक कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। एज इट इज कहता है कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट एक्स एंड ईच प्रोडक्ट प्रोसेस्ड थ्रू कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट C1 और C, कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट एक ही बात है। द फॉलोइंग इज दिस, एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड 126,000 और 180,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्ट एक्स के ऊपर C1 के कितने घंटे लग रहे हैं पर यूनिट डाटा 1.5, और एक्स के ऊपर C2 के कितने घंटे लग रहे हैं 2, एक यूनिट के ऊपर, और Y के ऊपर भी आ गया। द बजटेड प्रोडक्शन इज 12,000 एक्स और 10,000 Y। ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द लेबर। अब वो क्या कह रहे हैं, कहता है कि मुझे कैलकुलेट कर दो सेपरेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, C1 का भी और C2 का भी। तो ये तो हम फाइंड करेंगे डिपार्टमेंट के रेट, C1 और C2। फिर वो क्या कहता है, अ सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द एंटायर फैक्ट्री। ये हो गया ब्लैंकेट रेट, ये हो गया कंपोजिट रेट, ये हो गया सिंगल रेट। अब पहले तो सादा सी बात, अगर C1 और C2 के अलग अलग देखेंगे तो C1 के ओवरहेड, C1 के लेबर आवर्स, C2 के ओवरहेड, C2 के लेबर आवर्स। ये हो जाएगा डिपार्टमेंट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज या कॉस्ट पूल वाइज। इकट्ठा कैसे करेंगे, दोनों के टोटल ओवरहेड और दोनों के टोटल लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स का भी टोटल कर लेंगे और ओवरहेड का भी टोटल कर लेंगे, तो टोटल को टोटल में डिवाइड कर दे जाएंगे, वो टोटल फैक्ट्री का सिंगल रेट आ जाएगा। फिर वो आपसे एक्स और वाई का भी पूछ सकता है, तो फिर एक्स के ओवरहेड, वाई के ओवरहेड और फिर उनके यूनिट्स, उनको तो यूनिट्स के हिसाब से पूछ सकता है, उनका भी लेबर आवर के हिसाब से पूछ सकता है, क्योंकि बेस कोई भी हो सकता है। तो हम एक ही सवाल को डिफरेंट अंदाज में हल करने लगे। अब सवाल देखिएगा जरा, इसमें परेशानी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज, दिमाग में अपने आप पर भरोसा रखें, डिपार्टमेंट वाइज अगर हम डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो यहां पर ले लो C1, यहां पर ले लो C2, यहां पर उसके प्रोडक्शन ओवरहेड अगर गिवन है तो ओके, नहीं गिवन तो अपोर्शन करके ले आएंगे।
कितने गिवन है जनाब? 1,26,000 और 1,80,000। 1,26,000 और 1,80,000। बेस क्या है? लेबर आवर्स। यही सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से दिल के कच्चे होते हैं, जो जिनको कॉन्फिडेंस है ना, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। देखिएगा जरा, मैंने ये ढूंढ के आने हैं C1 के टोटल कितने घंटे लग रहे हैं। आओ जरा ध्यान से देखना है। C1 पे 1.5 प्रोडक्ट X के घंटे लग रहे हैं, ये C1 के अंदर ही लग रहे हैं, और C1 के अंदर प्रोडक्ट Y के घंटे लग रहे हैं, लेकिन ये तो एक एक यूनिट के लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? एक एक यूनिट के। X के टोटल यूनिट कितने बने हैं? 12,000। इसके टोटल यूनिट कितने बने हैं? 10,000। तो क्या C के टोटल लेबर आवर फाइंड कर सकते हो? कैसे भला? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 X के यूनिट, और एक यूनिट पे C1 के कितने घंटे लग रहे हैं? 18,000। अब Y के 1.2 एक यूनिट पे, और Y के यूनिट कितने बने हैं? 10,000। कितना हो जाएगा? 12,000। ये जनाब आ गया, इसके 18,000 आए थे, और इसके, अब जो बच्चे ना रट्टा लगाते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, हमारे तो कॉस्ट को समझ नहीं लग रही। तो इसमें समझने वाली बात ही क्या है भाई? उसने कहा है कि मुझे इसके लेबर आवर चाहिए C1 के और C, तो वहां से देखेंगे कि भाई C1 में 1.5 घंटा लग रहा है X का, तो X के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.2 टाइम लग रहा है Y का, तो Y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेट आ गया। ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट 1,26,000 को 18,000 पे डिवाइड कर सकते हैं। टोटल C1 की है लेबर और X और Y पे लग रहे हैं। सॉरी, ये C1 के हैं, इनको प्लस किया, ये C1 के हैं। 30,000 सिर्फ C1 के हैं, 30,000। अब आ जाए C2 के। अब C2 में 2 घंटे लग रहे हैं X के ऊपर, और X कितने घंटे यानी यूनिट बना रहा है? 12,000। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। क्या C2 के ये 24,000 घंटे हैं? नहीं, Y के भी हैं। 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना आ जाएगा? 26,000। टोटल कितने C2 के अंदर घंटे आ गए? 50,000। गुड हो गया। ये हमारे पास उन क्या, अब C1 के C1 पे डिवाइड कर दें, C2 को C2 पे डिवाइड कर दें, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। 126 डिवाइड बाय 30 4.2 पर आवर। 180 डिवाइड बाय 50 3.6। ये तो हो गया हमारे पास C1 के पर आवर रेट हो गया, और C2 का पर आवर रेट हो गया। दूसरा वो क्या पूछ रहा है भला? वो कहता है सेपरेट रेट फाइंड करें C1 और C2 का, कर लिया फाइंड। अब वो क्या कह रहा है? सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट एंटायर फैक्ट्री का। एंटायर फैक्ट्री के ओवरहेड कितने हैं? 126 सिंगल रेट, 2 लाख 3,06,000 डिवाइडेड बाय टोटल आज कितने हैं जो सारे डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट पे लग रहे हैं? 80,000। 30,000 डिपार्टमेंट 1 के, और 30,000 50,000 उसके, तो 80,000। सिंगल ऑब्जॉर्प्शन रेट क्या आ गया जी? 1.7 पर आवर। 3.82 ओके हो गया। अब ये तो अगर वो कहता प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्शन के हिसाब से चले जाएंगे। प्रोडक्ट वाइज तो हम देखेंगे कि X प्रोडक्ट के ऊपर कितने घंटे लग रहे हैं, और Y प्रोडक्ट पे कितने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट वाइज का पूछता है, और पूछता भी किस बेस के ऊपर है? नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर। तो X के ऊपर कितने घंटे लग रहे हैं? 1.5 लग रहा है C1 का, और 2 आवर्स लग रहे हैं C2 के। मतलब X कितने, टोटल X के ऊपर 3.5 आवर्स लग रहे हैं।
3.5. 1.5 लग रहा है C1 का और 2 लग रहा है C2 का। ये ना इसके ऊपर तसल्ली रखनी है, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना, वो खिचड़ी बन जाती है, कोई एक ही तरह की चीजें इधर उधर घूम रही हैं तो सर घूमने लग जाएगा आपका। 1.5 टाइम लग रहा है x के ऊपर C1 का, और x के यूनिट कितने हैं 12,000। तो C1 के x के ऊपर टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 18,000 एक मिनट। अब x को अभी नहीं छोड़ना, C2 के x के ऊपर कितने लग रहे हैं 2 घंटे, और x1 कितना रहा है 12,000 24,000। ये हैं x के टोटल घंटे, सिर्फ x के टोटल घंटे 18,000 प्लस 24,000 42 आवर ये हैं x प्रोडक्ट के। इसी तरह से y प्रोडक्ट के आ जाएंगे, फिर उसको एलोकेट करेंगे नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर कि x के कितने आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना डिपार्टमेंट से आगे प्रोडक्शन में कैसे जाते हैं कि सिंपल x डिपार्टमेंट के और y डिपार्टमेंट के अगर नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बेस बनाएंगे तो फिर पहले डिपार्टमेंट C1 का खर्चा सारा, C2 का खर्चा, ये C1 का खर्चा आ जाएगा नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर, C1 का y के ऊपर, और इसी तरह से फिर ये आ जाएंगे इनके टोटल x का खर्चा और टोटल। तो फिर पर यूनिट चाहिए तो यूनिट पे डिवाइड कर देना, पर आवर चाहिए तो उसको आवर्स पे डिवाइड कर देना। तो ये एक कॉन्सेप्ट था सिंगल रेट का और डिपार्टमेंट रेट का, ठीक है। तो 3,06,000 का प्रोवाइड करेंगे क्या टोटल जो खर्चे आएंगे ना वही x और y पे। C1 का टोटल कितना है, C1 का टोटल कितना है 1,26,000 को टोटल आवर्स पे डिवाइड x के आर और y के आर से मल्टीप्लाई। फिर C2 का आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का टोटल करके x और y पे डिवाइड कर दे, फिर आपको दोबारा प्लस नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो गए कंप्लीट। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो है अंग्रेजी कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी की चीजें अभी बहुत सारी आएंगी जो सवाल हमें परेशान करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी चीजें हैं, तो नेक्स्ट वीक के 2 या 3 दिन हो सकता है इसके ऊपर लगे, बट नेक्स्ट वीक में जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर नंबर ये भी खत्म करेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी खत्म कर देंगे। वो छोटा सा चैप्टर जी। एक्स देखें, रेट आपको क्या चाहिए 1,26,000 आपके पास टोटल C1 के ओवरहेड है। इसको टोटल आवर्स पे डिवाइड करेंगे, C1 के आवर्स भी और x के आवर्स टोटल भी और y के भी, जो हमने अभी तो ये फाइंड किए हैं ना सिर्फ 42,000 ये x के हैं, और दूसरे के जितने भी आएंगे चलो अज्यूम करते हैं यार मैंने सही बताया 38, तो 38 और 42 को प्लस करेंगे 80 बनेंगे, 80 पे डिवाइड और 42 से मल्टीप्लाई, तो x के ओवरहेड आ जाएंगे C1 में से, फिर 40 पे डिवाइड 80 पे डिवाइड 38 से मल्टीप्लाई y के आ जाएंगे, फिर C2 के जितने खर्चे हैं 80 पे डिवाइड और 42 से मल्टीप्लाई, फिर 80 पे डिवाइड 38 से मल्टीप्लाई। ये C1 और C2 के टोटल आ गया x के ऊपर, ये y के ऊपर C1 और C2 के टोटल आ गया y के। अब अगर प्रोडक्शन रेट पर यूनिट चाहिए तो x को पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं, और x के पर आवर चाहिए तो x के आवर्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक होगी बात। चलें जी, अब के काफी सारे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपने ये एक दफा जाकर पढ़ लें। अब अगर कोई परेशानी आती है तो वो पूछ ले, नहीं आती क्योंकि हमने हमारे MCQs भी हैं। अब मेरी तरफ से ओके है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको अंग्रेजी और एक मैंने बेस की सारी आपको लिस्ट देनी है कि जो चीज ना बताई हो तो उसको किस पर बेस बनाते हैं। ठीक है जी, ओके जी।